शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जापानी भाषा भी सीख ली। ऐसे में उन्हें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खुद दीक्षांत समारोह में अपने हाथों से सर्टिफिकेट दिया। ये कोर्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया है, जहां से सीएम ने जापानी भाषा का ऑनलाइन बेसिक कोर्स किया। खास बात यह रही कि युवाओं को इस कोर्स के प्रति प्रेरित करने के लिए वो खुद इस कोर्स के पहले छात्र बने। साथ ही बताया गया कि उनकी हाजिरी भी 100% रही। हमारे लिए गौरव एवं अनुकरणीय विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति इस कोर्स के अंदर 100% रही। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक डूब रहे युवक का नदी से माफी मांगने और उठक बैठक करने का एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में दिख रहा है कि ये युवक भागते हुए बीन नदी के पार जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं निकल पा रहा। लेकिन फिर भी उसने कई बार ऐसे ही नदी के किनारे पहुंचने की कोशिश की और इसके बाद आखिर में वो नदी के पार पहुंच गया, जिसके बाद उसने उठक बैठक कर माफी मांगी। ये घटना चीला डैम के पास की है। हरियाणा के रेवाड़ी में एक सड़क हादसे के दौरान एक आदमी की जान हेलमेट ने बचा ली। इस हादसे से जुड़ी तस्वीरें भी सामने आई। इसमें दिख रहा है कि तेजी से आ रही बाइक सड़क पर बैठे सांड से टकरा गई। इससे बाइक पर बैठा युवक उछलकर दूसरी तरफ गिर गया। ऐसे में उसे कुछ चोटें भी आई, लेकिन लोगों का कहना है कि हेलमेट से उसकी जान बच गई। सीवर में सफाई कर्मियों के साथ होने वाले हादसों को रोकने के लिए चंडीगढ़ में एक खास पहल की गई। दरअसल अब वहां सीवर की सफाई रोबोट करेगा। नगर निगम चंडीगढ़ ने क्लीनिंग रोबोट को सड़कों पर उतारा है। ये एक तरह की एडवांस्ड मशीन है जिससे मैनुअल वेस्ट क्लीनिंग को कम करने में मदद मिलेगी, यानी बिना सफाई कर्मी के भी सीवर साफ हो जाएगा। राजस्थान की पाली में श्रद्धालुओं को टमाटर बांटे गए। दरअसल अधिक मास की 3 दिन की परिक्रमा के आखिरी दिन एक आदमी वहां टमाटर लाया और फिर ये परिक्रमा पूरी करने वालों को एक एक टमाटर बांटे। इसके अलावा इस परिक्रमा में हिस्सा लेने वाले हजारों भक्तों को रास्ते में पानी, फल, नाश्ता, जूस और दूसरी चीजें दी गई ताकि श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ भक्ति में लीन रहें। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर बच्चों में बढ़ते मोबाइल फोन के क्रेज और उससे होने वाले नुकसान से जुड़ी है। डॉक्टर्स और जानकार ये बात लगातार समझा रहे हैं कि मोबाइल फोन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल स्कूली बच्चों के लिए ठीक नहीं है। इसका असर उनकी पढ़ाई पर तो पड़ ही रहा है, उनकी मानसिक सेहत भी प्रभावित हो रही है। इसी चेतावनी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों में मोबाइल नहीं ले जाने की एडवाइजरी जारी की है। क्योंकि मामला बच्चों की सेहत से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। मोबाइल फोन की अहमियत क्या है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। काम की बात हो या मनोरंजन की, सब कुछ मोबाइल फोन से मुमकिन है। दफ्तर से लेकर कारोबार तक और पढ़ाई से लेकर खरीदारी तक सब मोबाइल की वजह से आसान हो गया है। और आलम यह है कि अगर बच्चों को छोड़ दिया जाए तो देश भर में लगभग हर इंसान के पास मोबाइल की पहुंच हो चुकी है। इस तरह मोबाइल जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन मोबाइल का एक दूसरा पहलू भी है जो नकारात्मक है और जो खासकर बच्चों को प्रभावित करता है। बच्चे के पास अगर मोबाइल है और उसमें इंटरनेट काम कर रहा है तो सारी दुनिया बच्चे के सामने है। कंटेंट अच्छा हो या बुरा, बच्चे के लिए आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा मोबाइल पर वीडियो गेम मौजूद है जिसकी लत लग सकती है। सोशल मीडिया है जो स्कूली बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। ऐसी ही चुनौतियों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और सरकारी स्कूलों में फोन के इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। मामला बच्चों से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली सरकार ने क्या एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि पेरेंट्स ये सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे स्कूल में मोबाइल फोन लेकर न आए। अगर बच्चे स्कूल में फोन लेकर आते हैं तो ये स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि उनके मोबाइल फोन को सुरक्षित रूप से लॉकर में रखवाएं।
इसके अलावा स्कूलों को एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी करना होगा, जिससे इमरजेंसी की स्थिति में स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से बात कर सकें। एडवाइजरी में स्कूल स्टाफ और शिक्षकों को भी क्लास, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड और साइंस लैब जैसी जगहों पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया है। प्राइवेट स्कूलों की एक एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार से स्कूलों में बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल को लेकर मांग की थी, जिस पर दिल्ली सरकार ने फैसला किया है। दिल्ली शिक्षा विभाग का कहना है कि मोबाइल फोन बच्चों की शिक्षा और उनके एकेडमिक प्रदर्शन पर भी असर डालता है। एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि स्मार्टफोन के चलते बच्चों में बुली और हैरेसमेंट करने की घटनाएं बढ़ गई हैं। आपत्तिजनक फोटो, वीडियो रिकॉर्ड और शेयर करने का भी चलन बढ़ा है। इससे बच्चों की मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। फोन के ज्यादा इस्तेमाल से कई बीमारियों का भी खतरा रहता है। मोबाइल फोन के अधिक इस्तेमाल से एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद की कमी, हाइपरटेंशन और आंखों से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए एडवाइजरी में कहा गया है कि पेरेंट्स को बच्चों को मोबाइल का कम इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आज के समय में मोबाइल फोन सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला गैजेट है। इसे स्टूडेंट्स और टीचर्स समेत सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मोबाइल फोन पर बढ़ती निर्भरता पर विचार की जरूरत है और इसके नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभावों पर भी गौर करने की जरूरत है। खासकर बच्चों की सेहत पर मोबाइल फोन के बढ़ते असर को देखते हुए इसके इस्तेमाल पर हॉर्न बजाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बच्चों के लिए मोबाइल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए क्यों खतरनाक है, इसे हमने समझा डॉक्टर टीना गुप्ता से। स्क्रीन टाइम किसी भी उम्र के बच्चों के लिए हानिकारक है। अगर हम बहुत छोटी उम्र के बच्चों के बारे में बात करें, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि ऑटिज्म, ADHD, डिसलेक्सिया काफी बढ़ जाता है अगर वे बच्चे 2 घंटे से ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताते हैं। अगर हम थोड़ी बड़ी उम्र के टीनेजर्स के, सीनियर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, एक्सेसिवली अपने कमरों में बैठकर ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट्स, यूट्यूब, इस प्रकार की गतिविधियों में जो बच्चे कई घंटों तक इन्वॉल्व रहते हैं, उनके सोशलाइजेशन स्किल्स काफी कम हो जाते हैं, उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण बढ़ जाते हैं, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी काफी गिर जाती है और माँ बाप के साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स भी काफी हद तक बढ़ जाते हैं। सो किसी भी उम्र के बच्चों के लिए एक अनकंट्रोल्ड एक्सेसिवली स्क्रीन पर रहना उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए काफी हद तक हानिकारक है। संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। देश में जल्द ही राजद्रोह कानून खत्म हो जाएगा। दरअसल गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संशोधन के लिए 3 विधेयक पेश किए। इनमें IPC यानी भारतीय दंड संहिता, CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं। ये तीनों कानून देश में ब्रिटिश काल से लागू हैं, लेकिन अब इनके नाम भी बदल जाएंगे। साथ ही राजद्रोह का कानून भी खत्म हो जाएगा। इसकी जगह अब धारा 150 के तहत आरोप तय किए जाएंगे। धारा 150 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला अपराधी माना गया है। यह संशोधन पेश करने के दौरान गृहमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य न्याय सुनिश्चित करना है, सजा देना नहीं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 2027 तक सभी कोर्ट डिजिटाइज हो जाएंगी। संसद में आम आदमी पार्टी को दोहरा झटका लगा। दस्तखत मामले में घिरे राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। वहीं पार्टी सांसद संजय सिंह भी विशेषाधिकार कमेटी का फैसला आने तक सदन में नहीं आ सकेंगे। उनका निलंबन भी बढ़ा दिया गया है। एक दिन पहले गुरुवार को राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सूत्रों के मुताबिक इसी को आधार बनाकर राघव को सस्पेंड किया गया है। जब मामला प्रिविलेज कमेटी के पास है तो मीडिया में खुद को डिफेंड करना नियमों का उल्लंघन माना गया। उधर सस्पेंड होने पर राघव चड्ढा ने कहा कि वो इस फैसले से नहीं घबराते। मैंने कहना चाहता हूं कि मैं आपकी इन चुनौतियों से डरता नहीं हूं। अंत तक आपसे लड़ाई लड़ूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। जय हिंद। उत्तराखंड, हिमाचल में भारी बारिश के बीच भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई। देहरादून की कालसी तहसील में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक भारी भरकम पहाड़ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इससे सड़क का कुछ हिस्सा भी मलबे के साथ टूटकर बह गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां 6 मील के पास फिर भूस्खलन हुआ। पहाड़ी से पत्थर गिरने का वीडियो भी सामने आया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। यूपी के गाजियाबाद में एक बार फिर से लिफ्ट फंसने का मामला सामने आया। बताया गया कि वहां की एक ऊंची रिहायशी इमारत में एक लिफ्ट करीब 20 से 25 मिनट तक बंद रही। इससे अंदर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, दावा है कि लिफ्ट में पैनिक बटन और फोन काम नहीं कर रहा था। फिर शोर मचाने पर वहां गार्ड और मेंटेनेंस करने वाले कर्मचारी आए और लोगों को लिफ्ट से बाहर निकाला।
स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई। दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। इसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान लोग हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय के नारे लगाते दिखाई दिए। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी मदरसे के छात्रों ने तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। इसमें उन्होंने देशभक्ति के भी नारे लगाए। स्वतंत्रता दिवस के लिए इस बार लाल किले पर सजावट नहीं होगी, लेकिन सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम रहेंगे। वहीं श्रम योगी और 622 वाइब्रेंट विलेज के सरपंच इस बार स्पेशल गेस्ट होंगे। ये वो श्रम योगी हैं जिन्होंने सेंट्रल विस्टा बिल्डिंग बनाने में अपना योगदान दिया। जर्मनी में फंसी मासूम बच्ची आर्या की वापसी की मुहिम अब जोर पकड़ रही है। उसका परिवार दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गया। इस दौरान उसने जर्मन प्रशासन पर बच्ची से मां को दूर करने का आरोप लगाया। खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। प्रधानमंत्री की तरफ से किए गए हमलों का जवाब देने के लिए राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और लोकसभा के अपने भाषण की तरह बार बार भारत माता का जिक्र किया। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस और राहुल बीजेपी की सियासी पिच पर बैटिंग करने की रणनीति अपना रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। सत्र की समाप्ति के साथ लोकसभा में तीखी बहस भी खत्म हुई, लेकिन लड़ाई जारी है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो नई लाइन पकड़ी है वो चौंका रही है। लोकसभा में राहुल ने बार बार भारत माता का जिक्र किया और संसद के बाहर भी वो भारत माता का जिक्र करते जा रहे हैं। जहां भी भारत माता पर आक्रमण होगा वहां मैं आपको खड़ा मिलूंगा, भारत माता की रक्षा करते हुए मिलूंगा। एक स्टेट की हत्या की गई है, भारत माता की हत्या कर दी गई है मणिपुर में। तो क्या मान लिया जाए कि राहुल गांधी बीजेपी के एजेंडे पर प्रहार करते हुए राष्ट्रवाद की बड़ी लकीर खींचने की रणनीति पर काम कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने कभी भारत माता वाले पॉलिटिकल नैरेटिव का इस्तेमाल नहीं किया। पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूं मैंने ये बात बोली क्यों। मुझे हर्ष ये है कि कभी भी ये लोग भारत माता और भारत माता की जय नहीं बोलते थे, तो ये तो बहुत ही मुझे अच्छा साइन, एक तरह से अच्छा साइन है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व के कारण अभी इन लोगों को भी भारत माता की जय बोलना पड़ रहा है और भारत माता करके स्वीकार करना पड़ रहा है। राहुल के भाषण के कुछ हिस्सों को संसद की कार्रवाई से बाहर कर दिया गया, लेकिन राहुल मणिपुर के बहाने देश प्रेम वाले पॉलिटिकल टोन को आगे ले जाने की कोशिश में जुटे हैं। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये विषय है। Very unfortunate that the grand old party, the so-called grand old party is behaving so irresponsibly. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा अब जरा पॉलिटिकल गठबंधन की कहानी समझ लीजिए।
ये साफ दिख रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने विपक्ष के मोर्चे यानी इंडिया ने संसद और इस तरह देश को अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश की। पर जिस तरह वोटिंग से पहले विपक्ष ने वॉकआउट किया, उसने सत्ता पक्ष को ये कहने का मौका भी दे दिया कि जानबूझकर वोटिंग नहीं की। अगर की होती तो विपक्ष की टूट फूट दिख जाती। बीजेपी के पास इस अविश्वास प्रस्ताव में खोने को कुछ नहीं था, लिहाजा संसद की पिच पर खुलकर बैटिंग हुई। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। बीजेपी बार बार विपक्ष के गठबंधन में ऐतिहासिक दरार की ओर इशारा कर रही है, जिसे विपक्ष बीजेपी की घबराहट बता रहा है। इस तरह की बातें अगर विपक्ष को बोल रहे हैं घमंडिया या कोई अलग अलग शब्द, तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग घबराए हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं। और जब से ये गठबंधन बना है, पूरे देश भर में विपक्ष की एकता हुई है, जिसकी कवायद माननीय नीतीश कुमार जी, लालू जी ने पूरे दौर पे जो है शुरुआत की। जैसा बिहार में किया वैसे ही देश में हम लोग कर रहे। तो ये लोग डरे हुए हैं, चौके छक्के की बात कर रहे थे। विपक्ष का गुगली उनको समझ में आएगा। जब चुनाव शुरू होगा तो और कुछ पार्टियां भी आ जाएंगी। अभी उनके डर से लोग अलग रहता है, लोग गड़बड़ भी कर सकते हैं, जान लीजिए। दावों से आगे सवाल अपनी जगह कायम है कि कागज पर आंकड़ों के हिसाब से जो मोर्चा मजबूत नजर आ रहा है, क्या चुनाव के मैदान तक ये बना रहेगा? उससे भी बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस राष्ट्रवाद को विश्वसनीयता के साथ अपना एजेंडा बना पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 366 अंक के नीचे फिसलकर 65,323 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 115 अंकों की गिरावट रही। ये 19,428 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और 7 में तेजी रही। नेपाल से मंगवाए गए टमाटर को एनसीसीएफ यानी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन यूपी में रियायती दरों पर बेचेगा। एनसीसीएफ के मुताबिक इन टमाटरों को यूपी में इसी वीकेंड से 70 रुपए किलो की दर से बेचा जाएगा। टमाटर की लगातार बढ़ी कीमतों के बाद 11 जुलाई से ही एनसीसीएफ कुछ राज्यों में रियायती दरों पर टमाटर बेच रही है। एनसीसीएफ के मुताबिक वो अब तक दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 9 लाख किलो से ज्यादा टमाटर बेच चुका है। प्याज की कीमतों में तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार ने पहले से तैयारी कर ली है। सरकार ने बफर स्टॉक से प्याज जारी करने की घोषणा की है। बफर स्टॉक से निकाले गए प्याज को सरकार ई नीलामी, ई कॉमर्स के साथ साथ राज्यों की उपभोक्ता सहकारी समितियों और खुदरा दुकानों पर भी रियायती दरों पर बेचेगी। दरअसल प्याज की नई फसल अक्टूबर में आएगी। इससे पहले बाजार में प्याज की कमी न हो और इसके चलते कीमतें न बढ़े, इसके लिए सरकार ने एहतियातन कदम उठाया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी एथर ने भारतीय बाजार में नया स्कूटर लॉन्च कर दिया है। एथर एनर्जी ने एथर 450S के अलावा एथर 450X को भी अपडेट करके एक नया वेरिएंट लाया है। एथर 450S को लेकर कंपनी का दावा है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल चार्ज पर 115 किलोमीटर चलती है। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। 2500 रुपए टोकन मनी देकर स्कूटर को बुक किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि प्री बुकिंग अमाउंट रिफंडेबल है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। गणेश चतुर्थी को लेकर देश भर में मूर्तिकार गणपति की मूर्ति बनाने में जुटे हैं, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए मुंबई में बीएमसी ने शानदार पहल की। इस बार गणेशोत्सव में भगवान गणेश की मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह मिट्टी से बनाए जाएंगी। इसके लिए बीएमसी मूर्तिकारों को मुफ्त में मिट्टी उपलब्ध करा रही है।
महाराष्ट्र में इन दिनों गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मूर्तिकार गणपति बप्पा की प्रतिमा बनाने में जुट गए हैं, लेकिन मुंबई में इस बार गणपति बप्पा की मूर्ति इको फ्रेंडली होगी। इसको लेकर बीएमसी ने शानदार पहल की है। बीएमसी ने मूर्तिकारों को गणपति जी के लिए प्रतिमा में मिट्टी इस्तेमाल करने को कहा है। यानी कि अब मुंबई में गणपति बप्पा इको फ्रेंडली होंगे। इसके लिए बीएमसी मूर्तिकारों को पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत मूर्ति बनाने के लिए मुफ्त में मिट्टी दे रही है, जिससे भगवान गणेश की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही हैं। दरअसल मिट्टी से बनी इको फ्रेंडली मूर्तियां आसानी से पानी में घुल जाती हैं, जो पर्यावरण के लिहाज से काफी फायदेमंद साबित होता है। हालांकि इससे पहले गणपति बप्पा की मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल से बनाई जाती थी, जो विसर्जन के बाद कई दिनों तक पानी में यूं ही रहती थी। इस बार बीएमसी की तरफ से एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत अब मुंबई में पहले तो जो लोग घर पे छोटे गणपति लाते हैं, छोटी मूर्तियां लाते हैं, वो सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां ला पाएंगे। वहीं जो मूर्तिकार हैं, कलाकार हैं, उनके लिए भी एक योजना है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। इस साल जो मिट्टी से गणपति बप्पा की मूर्ति बनती है, वो मिट्टी को फ्री कर दिया गया है। अगर आप रजिस्टर्ड कलाकार हैं और आपने गणेश चतुर्थी के लिए सारे परमिशंस लिए हैं, तो आपको जो है वो बीएमसी आप चाहें उतनी मिट्टी दे देगी। बीएमसी इको फ्रेंडली मूर्तियों के जरिए मुंबई को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद में जुटी है और अब इको फ्रेंडली मूर्तियों को बनाने के लिए मिट्टी की डिमांड भी बढ़ रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भगवान गणेश की इको फ्रेंडली मूर्तियों को बनाने पर जोर दिया था। पर्यावरण पूरक मूर्ति बनाने वाले हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको थोड़ा हेल्प करने के लिए जो शाडू मिट्टी है उनको अवेलेबल करके देने का ये निर्णय उन्होंने लिया। इसलिए ये साल से हम लोग अंदाजे एक 2400 मेट्रिक टन का एस्टिमेट निकाला, पूरा मुंबई में इतना लगता है करके, और उस हिसाब से हमने टेंडर भी निकाला है। आपको बता दें कि 19 सितंबर से देश भर में गणेश उत्सव का भव्य आगाज होगा। लिहाजा बीएमसी की कोशिश यही है कि मुंबई में इस बार गणेश चतुर्थी के मौके पर ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली मूर्तियों की स्थापना की जाए, ताकि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। मुंबई से पारस दामा के साथ गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर एक बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के सागर में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास का मंदिर बनाया जाएगा, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि शनिवार को करेंगे। इस मंदिर का 3D मॉडल भी सामने आया है। मंदिर को नागर शैली से बनाया गया है और इसके परिसर में कई आधुनिक सुविधाएं होंगी। मंदिर को 101 करोड़ की लागत से करीब 11 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा। मंदिर में गर्भगृह, अंतराल मंडप तथा धर्म मंडप बनेंगे। मंदिर पूजा के साथ सांस्कृतिक आध्यात्मिक संवाद का केंद्र भी बनेगा। संग्रहालय के प्रवेश द्वार के सामने बड़ा सा जलकुंड बनाया जाएगा। संत रविदास की वाणी, उनके कार्य, सामाजिक योगदान, भक्ति आंदोलन में उनकी भूमिका को कलात्मक रूप से आधुनिक तकनीकों के जरिए दिखाया जाएगा। संगत सभाखंड का आकार फूलों की पंखुड़ियों जैसा होगा। यहाँ 12,500 वर्ग फुट में एक भक्त निवास बनेगा। इसके अलावा 15,000 वर्ग फुट में विशाल अल्पहार गृह का निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।